औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इस पेंडेमिक की वजह से हमारी जो फ़िज़िकल क्लासेस हैं वो सस्पेंड हो गई हैं और उसी सिलसिले की कड़ी है कि हम जो है वर्चुअल क्लासरूम की तरफ आ गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वर्चुअल क्लासरूम का पहला लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम क्लास में जो है आपसे डेप्रिसिएशन के हवाले से बात कर चुके थे और हमने आपको उसके पूरे फॉर्मेट के हवाले से तमाम की तमाम चीज़ें समझा भी दी थी और जो बेसिक डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट्स थे वो भी हमने आपको क्लास में डिलीवर कर दिए थे। तो आइए अब इसकी बाकायदा तौर पे चूँकि क्वेश्चन हमने नहीं करा था तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपसे क्वेश्चन की। क्वेश्चन रीड करते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसके सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन में हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि अहमद एंड ब्रदर्स हैं, परचेज़ की है इन्होंने मशीन हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,50,000 ऑन अप्रैल 1, 2010। यानी कि अहमद एंड ब्रदर्स ने परचेज़ की मशीन जिसकी जो लिस्ट प्राइस है वो है 2,50,000। अप्रैल 1, 2010 को ये मशीन ख़रीदी गई। याद रखिए यहाँ डेट्स बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको बिल्कुल आपने बगौर चीज़ों का जायज़ा लेना है। और बेटर ऑप्शन ये है कि आप इन डेट्स को एक डेटा की सूरत में लिख लें या इनकी जो भी अमाउंट है, यानी कि इस क्वेश्चन को आप जो है वर्ड प्रॉब्लम से डिस्क्रिप्टिव की तरफ ले जाएं, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम से आप जो है इसको शॉर्ट कर लें, डेटा फॉर्म में ले जाएं और फिर उसके बाद आप आसानी के साथ इसकी कंप्यूटेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और हम आपको बताते चलें, चूँकि ये स्लाइड आपको दोबारा नज़र नहीं आएगी तो आगे हमें इसी के हवाले से बात करनी है। तो आप सबसे पहले इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए या जो भी आपके पास डिवाइस है आप उससे जो है इसकी एक स्नैपशॉट लेके अपने पास लाजमी रखें ताकि वक्त ज़रूरत हम आपको जब रेफरेंस कोड करें सॉल्व करने के वक्त तो आपको पता हो एग्जैक्टली अमाउंट हमने कहाँ से ली है। तो आइए क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि अहमद एंड ब्रदर्स हैं, परचेज़ की है इन्होंने मशीन जिसकी लिस्ट प्राइस है 2,50,000 ऑन अप्रैल 1, 2010। और उसके बाद बताया गया कि ट्रेड डिस्काउंट जो अवेल किया गया था वो 10% था और कंपनी ने अवेल किया उसके बाद 5% कैश डिस्काउंट बाय मेकिंग पेमेंट विद इन डिस्काउंट पीरियड। स्टूडेंट्स, हमने आपके साथ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की टर्म डिस्कस की थी, लेकिन हम आपको दोबारा बता देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन में। फिर बताया गया कि कंपनी ने ऑल्सो पेड 20% सेल्स टैक्स, कंपनी ने 20% सेल्स टैक्स जो है वो भी पे किया। और फिर एडिशनल कॉस्ट जो इनकर्ड हुई जो कि कुछ इस तरह है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इनके पास 10,000, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है 2,000 और फाउंडेशन चार्जेस हैं 20,000, लेबर चार्जेस हैं 10,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो 15,000 है, कस्टम ड्यूटी है वो जो पे की गई है मशीन के ऊपर वो 3,000 है, जबकि टेस्ट एंड रन चार्जेस है 43,500 है। फिर कंपनी ऑल्सो पेड फायर इंश्योरेंस जो कि 10,000 रुपये है एंड पेड फाइन ₹1,000 ड्यू टू नेग्लिजेंस इन ड्राइविंग। और उसके बाद स्टूडेंट्स बताया गया कि एस्टिमेटेड जो सॉल्वेज वैल्यू है वो जो मशीन की है वो है 1 लाख और उसकी जो यूज़फुल लाइफ है मशीन की इन टर्म ऑफ ईयर्स वो 10 है, इन टर्म ऑफ यूनिट्स वो 70,000 है और इन टर्म ऑफ आवर्स जो है वो टोटल 10,000 है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है क्योंकि इस क्वेश्चन से हम आगे भी मजीद जो मल्टीपल मैथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के वो डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम आपके साथ उनको डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, अब हम आपके साथ बात कर लेते हैं कि हमने एक्चुअली करना क्या है इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट में मांगा गया है कि कंप्यूट करना है आपने कॉस्ट ऑफ मशीन और उसके बाद आपने स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करना है जो कि हमने आपके साथ डेप्रिसिएशन के 5 मेथड्स डिस्कस किए थे। उन 5 मेथड्स में सबसे पहला जो मेथड था वो स्ट्रेट लाइन मेथड था। इसे हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, हमने सबसे पहले कॉस्ट को कंप्यूट करना है। आपको स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन ये बताते चलें कि मशीन के ख़रीदने से लेके और मशीन के ऑपरेशनल होने तक यानी कि उसके टेस्टिंग होने तक जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड की जाती है वो आपकी मशीन की कॉस्ट का हिस्सा बनती है, मशीन के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अच्छा, एक बात और आपको बताते चलें, यहाँ आपने गौर किया होगा कि यहाँ हमने फायर इंश्योरेंस भी लिखा है और फाइन भी लिखा है। तो क्या ये भी मशीन की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा? जी नहीं, ये दोनों चीज़ें मशीन की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी क्योंकि वजह यह है कि मशीन के ऑपरेशनल होने में फायर इंश्योरेंस का कोई रोल
नहीं होता, और इसी तरीके से जो फ़ाइन पे किया गया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ये आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मेट की, क्या आपने जो है किस तरीके से इसको बनाना है फॉर्मेट को। तो कॉस्ट ऑफ मशीन स्टूडेंट्स आपके सामने मौजूद है, डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, यानी कि इसमें आप डिटेल बताएंगे। अमाउंट के 2 कॉलम बना दिए हैं, क्योंकि एक जो है सब कंप्यूटेशन होगी और एक फाइनल कंप्यूटेशन होगी। तो अभी आते हैं, देखते हैं हम किस तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले हम लिस्ट प्राइस की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो लिस्ट प्राइस हमारे पास मौजूद हैं यहाँ, जैसा कि आपने देखा था कि 2,50,000 हमने आपको बताया था कि लिस्ट प्राइस आपकी वो अमाउंट होती है जो कि आप जब मार्केट जाते हैं और आपने उस चीज़ की जो टैग प्राइस देखी, दैट इज़ द लिस्ट प्राइस। उसके बाद स्टूडेंट्स बार्गेन किया जाता है, और बार्गेनिंग सूरत में जो डिस्काउंट अवेल किया गया वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। तो याद होगा स्टूडेंट्स के वहाँ 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया गया था। तो 2,50,000 की टैग प्राइस थी, लिस्ट प्राइस थी, उसके ऊपर 10% जब आपने कंप्यूट किया तो वो 25,000 बनते हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स जो मशीन पे हमने डिस्काउंट लिया, तो लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास ट्रेड प्राइस आ जाएगी, यानी कि वो प्राइस जिस पे हमें ऑफर किया गया, तो वो आ जाती है 2,25,000। इसी तरीके स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और हमें डिस्काउंट टर्म भी दे दी गई थी कि पेमेंट अगर की गई एक पर्टिकुलर टाइम में तो मज़ीद डिस्काउंट अवेल किया जा सकता है, जिसे हम कैश डिस्काउंट के नाम से जानते हैं, चूँकि ये कैश पेमेंट की वजह से वजूद में आता है। तो स्टूडेंट्स 2,25,000 के ऊपर मज़ीद हमने ये डिस्काउंट अवेल किया। 5% चूँकि पेमेंट जो है डिस्काउंट पीरियड में दे दी गई थी, तो 5% हमने 2,25,000 के ऊपर ये डिस्काउंट अवेल किया है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लिस्ट प्राइस से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ट्रेड प्राइस से ताल्लुक है, क्योंकि इस पे जो है यहाँ जो सिलसिला है, ये जो सौदा है ये डन हुआ था। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमने देखा कि 2,25,000 का 5% बनता है 11,250। तो इस सूरत में स्टूडेंट 2,25,000 में से मज़ीद हमने जो डिस्काउंट अवेल किया 11,250 कर लिया। तो अब इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आती है वो आती है हमारे पास 2,13,750। इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास ये अमाउंट आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेल्स टैक्स की। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब इनवॉइस आपको दी जाती है तो ये कैश प्राइस तो वो होते हैं जो कंपनी के होते हैं, जबकि इस पे जो सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा वो एडिशनली हमें बेयर करना पड़ता है, चूँकि सेल्स टैक्स इज़ द इनडायरेक्ट टैक्स और एंड यूज़र जो होता है वो इसका बर्डन बेयर करता है। तो इसीलिए ये जो सप्लायर होता है या जो आपको माल देता है या आपने जिससे ख़रीदी है चीज़, वो आपसे ये भी चार्ज करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको जो इनवाइस दी जाएगी उसमें सेल्स टैक्स ऐड होगा। तो इसी सूरत में अब सेल्स टैक्स की जो अमाउंट बनेगी, सेल्स टैक्स आपको रेट याद होगा 20% थी, तो 2,13,750 एक्चुअली इसके प्राइस बने हैं जो कि पे किए गए हैं, जो बात हुई है। और इसके ऊपर जब 20% अप्लाई किया गया तो हमारे पास अमाउंट आती है 42,750। तो इस सूरत में स्टूडेंट सेल्स टैक्स आ गया, और जैसे ही हमने कैश प्राइस में ऐड किया सेल्स टैक्स को, तो हमारे पास इनवॉइस कॉस्ट आ गई जो कि बनती है 2,56,500। तो स्टूडेंट्स यानी कि ये एक पार्ट कॉस्ट का मुकम्मल होता है कि किस तरीके से हमने यहाँ अपनी कॉस्ट को कंप्यूट किया। वो कॉस्ट जो कि अभी हमने उस जगह से उस वेंडर से हमने ये मशीन ख़रीदी है। और अभी आगे बात करते हैं, चूँकि इसके अलावा भी कुछ और कॉस्ट होती हैं जो इनकर्ड होती है, तो उसको ऑपरेशनल करने के लिए मज़ीद क्या कॉस्ट इनकर्ड होती हैं आइए देखते हैं आगे पार्ट में। तो अदर कॉस्ट की आपने हेडिंग डाली, और उस हेडिंग के अंदर सबसे पहले आ गया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं आपके वो चार्जेस होते हैं कि जब आप मशीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वेंडर्स प्लेस टू योर ओन प्लेस, और वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कहलाते हैं। तो वो आए हैं आपके पास 10,000 रुपीज़, क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये मैंडेटरी होता है कि जब भी आप कोई सामान वगैरह मंगाते हैं तो आप जो है जो उसका रास्ते का, इन ट्रांजिट का मतलब रास्ते का, वो इंश्योरेंस कराते हैं, यानी कि उस प्लेस से जहाँ से वो ट्रैवल करके आपकी प्लेस पर आ रही है वो जो रास्ते का इंश्योरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। तो उसके बगैर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती जो मशीनरी है, तो इसीलिए ये भी एक मैंडेटरी पार्ट होता है, इसलिए इसको हम अदर कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं। और फिर उसके बाद 2,000 रुपीज़ ये ऐड हुए। उसके बाद फाउंडेशन चार्जेस,
تو چونکہ بڑی مشینریز ہوتی ہیں ان کو انسٹال کیا جاتا ہے مشین کے لیے، پہلے سب سے پہلے اس کے لیے کام کیا جاتا ہے، زمین کو پکا کرایا جاتا ہے، فرش وغیرہ ڈلوایا جاتا ہے، یا اس کے لیے پلرز وغیرہ بنوائے جاتے ہیں تاکہ اس کو اس پہ رکھا جا سکے، تو وہ فاؤنڈیشن چارجز میں آ جاتا ہے. تو فاؤنڈیشن چارجز 20,000 ہیں یہاں. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھے لیبر چارجز. تو چونکہ لوڈنگ ان لوڈنگ بھی آپ خود تو نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ باہر سے لیبرز کو ہائر کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے علاوہ لیبر چارجز بھی پے کرنے پڑیں گے، تو اس لیے یہ بھی اس کی کاسٹ کا حصہ بن جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس. انسٹالیشن چارجز آپ کے سامنے موجود ہیں. 15,000 آپ کے پاس انسٹالیشن چارجز موجود ہیں. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ کسٹم ڈیوٹی پے کی گئی ہے، اور کسٹم ڈیوٹی کے بعد ٹیسٹ اینڈ رن چارجز ہیں جو کہ 43,500 تھے. تو اس صورت میں اس کی ٹوٹل ادر کاسٹ آپ کی اسکرین پر آ جاتی ہے. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نے جیسے ہی انوائس کاسٹ اور اپنی ٹوٹل ادر کاسٹ کو ایڈ کیا تو آپ کی اسکرین پر اس کی ٹوٹل اماؤنٹ آ رہی ہوگی جو کہ 3,60,000 روپیز یہاں آ جاتی ہے. آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے. تو یاد رکھیے گا جنرل انٹری کی صورت میں اس کو ریکارڈ کیا جائے گا. تو سب سے پہلے ہم نے جنرل کا فارمیٹ احمد اینڈ بردرز ہیں، اور جنرل فور دا منتھ آف اپریل، اپریل کی بات ہو رہی ہے تو 2010 اس کی بات ہو گئی. اور پھر اپریل کی 10th کو یہاں جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے، چونکہ مشین خریدی گئی ہے اپریل کی 1 کو 2010 اپریل کی 1 کو جو یہاں مشین خریدی گئی، تو سب سے پہلے تو مشین آپ کے پاس ایسٹ کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس لیے مشین آپ کے پاس ڈیبٹ ہو جائے گی. اور چونکہ آپ نے اس کو کیش پہ خریدا ہے تو کیش یا بینک آپ کا کریڈٹ ہو جائے گا. اور یاد رکھیے یہ وہی اماؤنٹ ہے جو کہ اس کی انوائس کاسٹ ہے، یعنی کہ ابھی صرف ہم نے اس کو ریکارڈ کیا ہے جو کہ ہم نے انوائس پے کی تھی، اور اس کو ہم نے جب پیمنٹ کر دی تو کیش ہمارے پاس سے گیا، تو 2,56,500 ہمارے پاس یہاں انٹری ریکارڈ ہوتی ہے مشین ڈیبٹ کیش کریڈٹ. اور اس کی جو نریشن ہے وہ ہے پرچیز آف مشین، ٹو ریکارڈ پرچیز آف مشین آن کیش، جو بھی آپ لکھنا چاہیں. تو آپ کو بس مقصد یہی ہوتا ہے نریشن میں بتانے کا کہ آپ نے جو انٹری پاس کی ہے وہ کس کانٹیکس میں پاس کی ہے. آئیے اب سیکنڈ پیج کی طرف چلتے ہیں. اپریل 1 کو ہی جو ریکارڈنگ کی گئی ٹرانسپورٹیشن تھی جو ہم نے انکرڈ کی تھی، اسی طریقے سے انشورنس ان ٹرانزٹ تھا، اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس فاؤنڈیشن چارجز تھے، اور پھر اس کے بعد لیبر چارجز تھے، لیبر چارجز کے بعد انسٹالیشن چارجز تھے ہمارے پاس، کسٹم ڈیوٹی تھی، کسٹم ڈیوٹی کے بعد ہمارے پاس ٹیسٹ اینڈ رن چارجز تھے. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نے ان تمام کی تمام جو ادر کاسٹ ہے اس کو ایڈ کیا. تو ہم نے جو کیش کی صورت میں پیمنٹ کی وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اور اس طریقے سے اسٹوڈنٹس ہم نے اپنے پاس اپنی ٹوٹل ادر کاسٹ کو بھی ریکارڈ کر لیا. تو اسٹوڈنٹس اس طریقے سے ہم نے یہاں اپنی جو ہے تمام کے تمام ایکسپینسز ریکارڈ کیے. لیکن یاد رکھیے اسٹوڈنٹس ابھی مشین کے اکاؤنٹ میں سے ہم نے 2,56,500 ہی ریکارڈ کیا ہے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ سے کہ اس کے آگے کا کیا پروسیجر ہوگا. تو اگین اسٹوڈنٹس اب جتنی بھی ادر کاسٹ آپ نے انکرڈ کی ہے تو ابھی آپ نے کیش سے پیمنٹ کر دی تھی، لیکن ابھی آپ نے اس کو مشین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کرا ہے. تو چونکہ اب یہ تمام کی تمام جو ادر کاسٹ ہے اس کو بھی مشین کی ہی کاسٹ کا حصہ بنانا ہے، تو مشین اس صورت میں یہاں اسٹوڈنٹس ڈیبٹ ہو جائے گی ود دا سیم اماؤنٹ 1,03,500. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس پھر ہم آگے بڑھے اور ہمارے پاس یہ جتنے ایکسپینسز ہوئے تھے یعنی کہ ادر کاسٹ کے طور پہ ان ادر کاسٹ کو پھر ہم یہاں سے کلوز کریں گے. تو کلوز کرنے کے لیے چونکہ ڈیبٹ میں جنریٹ ہوئے تھے تو کلوز کرنے کے لیے کریڈٹ پہ ریکارڈ کریں گے. تو بالترتیب یہ تمام کے تمام ایکسپینسز جو ہیں وہ ہم نے یہاں ان کو کریڈٹ میں ریکارڈ کیا. اور اس صورت میں ہم نے اپنی جو ادر کاسٹ اس کو بھی ٹرانسفر کر دیا مشین کی کاسٹ کی طرف. اور اس صورت میں آپ نے ایکچولی جو نریشن دی وہ دی ٹو ریکارڈ ٹرانسفر آف ادر کاسٹ ٹو مشینری اکاؤنٹ. یاد رکھیے اسٹوڈنٹس کچھ رائٹرز جو ہے اس کی کمپاؤنڈ انٹری بھی بنواتے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو سیکنڈ اور تھرڈ انٹری بنوائی تو اس صورت میں وہاں انٹری اگین وہی بنتی ہے کہ مشین کو ڈیبٹ کر دیا جاتا ہے اور کیش کو کریڈٹ. کیونکہ اس کا ایفیکٹ کیا پڑ رہا ہے کہ جو آپ نے کاسٹ انکرڈ کی تھی وہ ساری کی ساری ڈیبٹ میں ریکارڈ کی تھی، اور اس کے بعد نیکسٹ جو انٹری تھی اس میں یہاں سب آپ کو کریڈٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس صورت میں ڈیبٹ نے یہاں کریڈٹ کو نلیفائی کر دیا، تو کمپاؤنڈ افیکٹ کے ساتھ انٹری آپ کو اکثر نظر آتی ہے. لیکن چونکہ یہاں سیکھنا پرپس ہے تو اس لیے ہم نے یہاں کمپاؤنڈنگ کے افیکٹ کو نظر انداز کیا ہے. آپ چاہیں تو وہ انٹری بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن بیٹر اپروچ یہی ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام کی تمام چیزوں کو دکھائیں.
تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس یہاں ہم نے اپنی کاسٹ آف مشین کو بھی ریکارڈ کر لیا. آئیے بات کرتے ہیں ٹی اکاؤنٹ کی. تو اگر مشین کا ٹی اکاؤنٹ بنانا ہو تو وہ اس طریقے سے بنے گا کہ آپ نے اس کو بالکل ٹی کی فارم میں جو اسکیچنگ کرنی ہے لیجر کی وہ کر لیں. تو یاد رکھیے اپریل کی 1 کو سب سے پہلے ہم نے کیش دیا تھا اور اس کے اگینسٹ ہمارے پاس مشین آئی تھی 2,56,500 کی, اور پھر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے اپریل 1 کو ہی کچھ اور کاسٹ انکرڈ کی تھی جس کی وجہ سے مشین ڈیبٹ ہوئی تھی. تو مشین کے ٹرانسپورٹیشن چارجز کی وجہ سے ہوئی تھی, انشورنس ان ٹرانزٹ تھا اور فاؤنڈیشن چارجز تھے, اور ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مشین جو ہے وہ اپنی ڈیبٹ کی تھی, تھرڈ جو ہماری انٹری تھی. تو اسٹوڈنٹس جیسے ہی ہم نے یہاں اس کو ایڈ کیا تو ہمارے پاس 3,60,000 اس کی ٹوٹل اماؤنٹ آ جاتی ہے, اور ہم نے جیسی اس کی فوٹنگ اینڈ بیلنسنگ کی تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ ہمارے ایکول ہونے چاہیے. تو بیلنسنگ فگر جو ہے وہ یہاں ایگزیکٹلی وہی آ جائے گا جو 3,60,000 روپیز ہے. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آئی ہوگی. آئیے اب ڈیپریسیشن کی بات کر لیتے ہیں. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیپریسیشن میں جو سب سے پہلا ہمارے پاس میتھڈ ہے وہ اسٹریٹ لائن ہے. تو اسٹریٹ لائن کی ابھی آج ہم بات کریں گے. تو اسٹریٹ لائن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو فارمولا ہوتا ہے تو اینول ڈیپریسیشن کا فارمولا ہوتا ہے. تو اینول ڈیپریسیشن اسٹوڈنٹس برابر ہوتا ہے کاسٹ مائنس اسکریپ ویلیو یا سالویج ویلیو, اسے ہم ریزیڈول ویلیو کے نام سے بھی جانتے ہیں اور کچھ جگہ پہ اس کو ٹرمینل ویلیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ہم نے تمام کی تمام ٹرمز آپ کے ساتھ کلاس میں بارہا ڈسکس کی, اور ہم جیسے ہی اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں لائف ان ایئر سے جو کہ ہمارے پاس کوشچن میں گیون ہے تو ہمارے پاس اینول ڈیپریسیشن آ جاتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے مشین جو ہے اپنے جو ہمارا جو اکاؤنٹنگ ایئر اس کے سٹارٹ میں خریدی ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مڈ آف دا ایئر بھی خریدی ہوتی ہے, کبھی کسی اور منتھ میں خریدی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم ایک ٹائم کا فیکٹر اپلائی کرتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ ملٹی پلائی کرتے ہیں نمبر آف منتھس, یعنی کہ جتنے منتھس مشین کو ہو گئے, اور ڈیوائڈ بائی 12. اور یہ جو 12 جو ریپرزینٹ کرتا ہے ایکچولی یہ ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کے اینیول ڈیپریسیشن کو, یعنی کہ 12 مہینوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور جیسے ہی ہم یہ فیکٹر اپلائی کرتے ہیں تو یہ فیکٹر ہمیں ایگزیکٹلی اتنے ہی منتھس کا ڈیپریسیشن چارج کر کے دے دیتا ہے جتنا ہم نے اس پرٹیکولر ایئر میں یوز کیا ہے. تو اگر یہاں ہمارے پاس پورے 12 مہینے یوز ہوئی ہے تو ہم یہاں 12 ہی لکھیں گے. اگر 6 مہینے یوز ہوئی ہے تو نمبر آف منتھس کی جگہ ہم 6 مہینے لکھیں گے. اگر 2 مہینے یوز ہوئی ہے تو ہم نمبر آف منتھس کی جگہ 2 مہینے ہی لکھیں گے. تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس ہم نے یہاں اس کے فارمولے کو ایڈجسٹ کیا ہے. تو امید کرتے ہیں بات بھی سمجھ آئی ہوگی. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو کمپیوٹ کریں گے. تو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس ہم نے سب سے پہلے 2010 میں جب مشین خریدی تو مشین خریدی گئی تھی اپریل کی 1 کو. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو دسمبر میں اگر ہم کلوز کرنے جا رہے ہیں جو کہ عموماً ہمارا کاؤنٹنگ ایئر اینڈ دسمبر میں ہی ہوتا ہے, تو دسمبر کی 31 تک یہ منتھ بنتے ہیں 9, یعنی کہ اپریل ٹو دسمبر. تو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر اینڈ دسمبر. تو 9 منتھس بنتے ہیں آؤٹ آف 12. تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ مشین استعمال ہی 9 منتھس ہوئی ہے تو اس کا ڈیپریسیشن بھی 9 منتھس کے اوپر ہی اپلائی ہونا ضروری ہے. تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس ہم نے جو ہے اینیول ڈیپریسیشن کو چارج کرنا ہے. تو کاسٹ ابھی ہم نے کمپیوٹ کی تھی 3,60,000. اس 3,60,000 میں سے مائنس کیا ہم نے جو اس کی اسکریپ ویلیو تھی 10,000, ہم نے آپ کو دکھایا تھا کوشچن میں, اور پھر ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا نمبر آف ایئرس جو کہ اس کی لائف ہے. تو لائف ان ایئرس جو ہے وہ 10 تھی. تو اس کے بعد ہم نے اس کو ملٹی پلائی کیا 9 سے, چونکہ اپریل سے دسمبر تک چارج ہوا ہے تو 9 اور ڈیوائڈ بائی 12. تو یہ پورے اینیول جو آپ کا جو ایئر ہوتا ہے, ایئر میں جو جتنے منتھس ہوتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اس کے علاوہ جو اس کا جواب آیا اس کے بعد وہ آیا 26,250, یعنی کہ جو اس کا اینیول ڈیپریسیشن آیا تھا 12 مہینے کو 35,000 آیا تھا. اس کے اوپر ہم نے ملٹی پلائی بائی 9 ڈیوائڈ بائی 12 کا فیکٹر اپلائی کیا, تو یعنی کہ 12 میں سے 9 مہینے مشین چلی تو 26,250 یہاں اس کا ڈیپریسیشن آ جاتا ہے اینیول بیسس کے اوپر. آئیے اسٹوڈنٹ آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اینیول ڈیپریسیشن 2011 کی. تو جیسے ہی اسٹوڈنٹس ہم آگے بڑھے اور ہم نے بات کی آپ سے 2011 کی, تو یاد رکھیے مشین جو خریدی گئی تھی وہ 2010 میں خریدی گئی تھی.
इस 2010 से हम मूव कर रहे हैं 2011 में, तो इसका मतलब है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ 2011 मशीन हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब है कि मशीन डे 1 से इस ईयर के हमारे पास मौजूद है, इस अकाउंटिंग ईयर के, और टिल द लास्ट डे यानी कि लास्ट डेट जो है दिसंबर 31 वहाँ तक मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि मशीन के ऊपर पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज होगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने अगेन 3,60,000 कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर्स 10 मल्टीप्लाई बाय 12। अगेन जैसे हमने आपको बताया कि पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक मौजूद है और डिवाइड बाय 12 किया, और उसके बाद जब आपने इसको आंसर निकाला तो वो 35,000 आ गया। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस 12/12 को अगर ना भी लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12 को डिवाइड बाय 12 करें तो 1 आ जाता है, और 1 जिस भी अमाउंट से मल्टीप्लाई होता है तो देयर विल बी नो चेंज इन दैट अमाउंट। तो उसी सूरत में एनुअल डेप्रिसिएशन आपका यहाँ आ जाता है, जो कि 35,000 मौजूद है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन 2012 की। तो 2012 में भी अगेन हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट्स 3,60,000 इसकी कॉस्ट है, माइनस किया हमने 10,000, और इसको जैसे ही हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ ईयर्स इन लाइफ यानी कि लाइफ इन ईयर्स 10, और मल्टीप्लाई बाय अगेन यहाँ भी हमारे पास वही मशीन मौजूद है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यानी कि फर्स्ट डे से टिल द लास्ट डेट ऑफ 2012 यानी कि दिसंबर 31। तो इसका मतलब ये है कि 12 हमारे पास यहाँ पूरे के पूरे मंथ्स यूज हुई है मशीन, तो डिवाइड बाय अगेन 12 हमने कर दिया इसको फिर, और हमने जैसे ही इसका आंसर निकाला तो वो हमारे पास 35,000 ही यहाँ बन जाता है। तो इसलिए इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू अगले 3 सालों का यहाँ डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अगर आप चाहें तो मजीद इसको और भी आगे तक ईयर्स तक निकाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो कि आपको रिक्वायरमेंट में बताया जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडजस्टिंग एंट्री की। तो एडजस्टिंग एंट्री स्टूडेंट्स आपको पता है कि दिसंबर की 31 यानी कि अकाउंटिंग ईयर जो भी होगा उसके एंड पे होगी। तो चूंकि हम यहाँ कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर का मतलब कि जैन से दिसंबर तक का ईयर अकाउंटिंग ईयर के तौर पर फॉलो होता है। तो इसका मतलब लास्ट डेट जो है इस हमारे अकाउंटिंग ईयर की दिसंबर 31 है। तो दिसंबर 31 को हमने यहाँ जो एंट्री बनाई 2010 दिसंबर 31 2010 को जो एंट्री बनी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा वर्थ रुपीज 26,250, जो कि हमने उस साल का डेप्रिसिएशन निकाला था। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ हमने ये एंट्री रिकॉर्ड की, और टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया। सेम गोज फॉर 2011 बट द अमाउंट विल बी चेंज। तो इसका मतलब है कि दिसंबर 31 2011 को हमने जो एंट्री रिकॉर्ड की तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किया, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को यहाँ हमने क्रेडिट किया विद द सेम अमाउंट 35,000, और उसके बाद हमने इसको भी टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही यहाँ इसकी नरेशन में लिख देना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं आपसे दिसंबर 31 2012 की। तो दिसंबर 31 2012 को स्टूडेंट्स आपने सेम एंट्री रिपीट करनी है, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री विल रिमेन सेम। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट है आपकी 35,000, और आपने इसको भी लिखना है टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। तो जो जो ईयर्स का हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था सिर्फ अमाउंट में तब्दीली आएगी, आपके पास एडजस्टिंग एंट्री में कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी। आइए स्टूडेंट अब अपनी क्लोजिंग एंट्री की बात करते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री भी आपके एडजस्टिंग एंट्री की तरह ही होती है, लेकिन चूंकि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज हर साल के साल हम क्लोज कर देते हैं, तो इसलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हम क्लोज करेंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमने डेप्रिसिएशन को जब डेबिट में रिकॉर्ड करा है तो क्लोज करने के लिए हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और क्लोजिंग एंट्रीज भी आपकी पीरियड के या अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनती हैं, तो इसलिए दिसंबर 31 ही यहाँ यूज किया गया है। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं आपसे दिसंबर 31 2010 आपने एंट्री बनाई एक्सपेंस इन रेवेन्यू समरी, यानी कि एक टेम्पररी अकाउंट। इंशाल्लाह इसको आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को चूंकि क्लोज किया तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट 2010 की है जो कि 26,250 है, और हमने इसको लिखा टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सेम गोज फॉर द 2011। तो एक्सपेंस इन रेवेन्यू समरी डेबिट हो जाएगा, अमाउंट है इसकी 35,000, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 35,000 से, और हमने यहाँ क्लोज किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और दिसंबर 31 2012 की बात करते हैं। तो दिसंबर 31 2012 में भी सेम एंट्री हम पोस्ट करेंगे, एक्सपेंस इन रेवेन्यू समरी डेबिट, और अमाउंट थी 35,000 फॉर 2012 डेप्रिसिएशन। तो उसको हमने लिखा डेबिट साइड में, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा 35,000 से यहाँ। और इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास
एंट्री जो बनेगी आपने जो है जो बना दी है उसकी हम नरेशन लिखेंगे, हमने क्लोज किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये वाली बात आपकी ये समझ आ गई है। अब आप हमसे इस हवाले से अब तक के दिए गए लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो उसके हवाले से आप हमसे सवाल कर सकते हैं। तो आप का टाइम स्टार्ट होता है अब।